हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अगर हम बात करें कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, तो आधुनिक से मतलब होता है हमारा जब यहाँ पे क्या हुआ था, अंग्रेजों का आगमन हुआ था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। उसके बाद शिक्षा में जो कुछ भी हुआ वो सब आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है। ये भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि भारत में शिक्षा का विकास किस तरह हुआ था। जैसे कि आपको पता है सबको कि 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें पहली बार शिक्षा के लिए पैसा खर्च करने की बात हुई थी, उस पर ही विवाद चलते चलते शिक्षा पर व्यय करने की बात आगे बढ़ी थी। इसी तरह इस टॉपिक में हम एक वीडियो आज बना रहे हैं, एक वीडियो नेक्स्ट टाइम आएगी। हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो। तो 1781 में बार्निंग हॉस्टिंग, 1781 में आपके थे वॉरेन हॉस्टिंग। इन्होंने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। अगर देखा जाए तो वॉरेन हॉस्टिंग थे, इन्होंने क्या करा, कलकत्ते में मदरसे की स्थापना की। इसके प्रथम प्रमुख नाजीन या कहें हम मुल्ला मुजुद्दीन थे, जो इसके प्रथम या पहले थे। इसमें मदरसे में क्या क्या था, हमारा फारसी भी था, अरबी भी था और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज्य में द्विभाषी के रूप में सहायता करते थे। द्विभाषी का मतलब है कि जिन्हें दो भाषाओं का ज्ञान होता था, इंग्लिश से हिंदी कर देना, हिंदी से उर्दू कर देना, उर्दू से हिंदी कर देना, इस तरह द्विभाषी। इंटरप्रेनर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो इसमें 1791 में बनारस में के ब्रिटिश रेजिडेंस, 1791 में यानी 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंस जोनाथन टंडन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। सबसे पहले क्या खोला गया, मदरसा, जो हमारा खोला गया 1781 में। ठीक 10 साल पीछे हिंदुओं के लिए कॉलेज खोला गया आधुनिक भारत में, वो उसका नाम था आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जिसे आज हम जानते हैं, उसको कहते हैं बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। पेरिस की एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी, जिसकी सदस्यता किसको मिली, माइकल मधुसूदन दत्त को। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोरिंग होस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्कस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। जो हमारी भगवत गीता है, भगवत गीता, उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया बोरिंग होस्टिंग ने। बहुत पूछा जाता है, जिसकी प्रस्तावना स्वयं बोरिंग होस्टिंग ने लिखी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिल्किस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। जो बिल्किस अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, फारसी और बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। हॉलैंड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित की, यानी हॉलैंड जो अंग्रेज था उसने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सर विलियम जोन्स बोरिंग होस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। बोरिंग होस्टिंग के समय कौन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हुआ कलकत्ता का, तो वो था विलियम जोन्स। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके सुझाव पर हुई, तो वो थे सर विलियम जोन्स।
इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं यह स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। यानी इसने एक पत्रिका निकाली एशियाटिक सोसाइटी ने, जिसका नाम रखा उन्होंने एशियाटिक रिसर्चेज, यानी एशिया से जुड़ी हुई खोजें, और इसके माध्यम से इन्होंने भारत के अतीत को प्रकाश में लाने की कोशिश की। यानी जो भारत का पास्ट था उसको व्यक्तियों के आगे प्रेजेंट टाइम में लाने की कोशिश की। इसी क्रम में उन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास की, जी संस्कृत में है। इन्होंने क्या किया? इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए, यानी इसके 5 भाग बनाकर प्रकाशित किए विलियम्स जोन्स ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कितना हुई प्रगति ये जानने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति। आपको पता भी है, हंटर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये कब आया? 1882 में। 1854 के पश्चात, ठीक है, जितनी भी शिक्षा में प्रगति हुई उसका समीक्षा करना या उसकी रिपोर्ट किस कमेटी ने दी? तो वो है डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। इस जो आयोग की रिपोर्ट थी उसने प्राथमिक शिक्षा के सुधार तथा विकास पर विशेष जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम ने सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905, कौन सी सन है ये? बंगाल विभाजन। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगर देखें तो वो कौन थे? बनर्जी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के संस्थापक। 1906। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। अगर हम बात करें सैडलर आयोग की तो ये क्या था? शिक्षा से संबंधित था। और इसी आयोग ने क्या करा था कि इसने कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था उससे संबंधित क्या करा था? संभावनाओं का अध्ययन किया तथा उसकी रिपोर्ट भी सौंपी। इससे आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह भारत में शिक्षा का विकास हुआ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।